वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू क्लास। आज हम क्लास 10th की साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लोग पेन और कॉपी के साथ वीडियो देखेंगे और उसे राइट डाउन भी करते चलेंगे, एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं इसको समझने से पहले हम अभिक्रिया क्या होती है इस चीज़ को हम समझ लें तो अच्छा हो। तो अभिक्रिया क्या होती है बेटा कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होना ही क्या होती है, अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब आप कहेंगे परिवर्तन क्या है। हमारी प्रकृति में हमेशा परिवर्तन होते ही रहते हैं। जैसे कि आप डेली लाइफ में ही देख लीजिए कि आप अपने घर में ही देख लीजिए, जैसे कि दूध का दही में परिवर्तित हो जाना, जब पानी गर्म करते हैं तो जल का भाप में परिवर्तित हो जाना, ठीक है। और बिजली के बल्ब से प्रकाश का उत्पन्न होना, फलों का पकना, लोहे के सामानों में जंग लगना, ये सब क्या है, ये सब परिवर्तन ही तो है। तो परिवर्तन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ये एक इस तरह का परिवर्तन होता है जिसमें वस्तु की केवल भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे कि भौतिक अवस्था क्या होती है, जैसे कि रंग, आकृति या आकार, ठीक है। इसी में जब परिवर्तन हो तो उसे हम कहते हैं कि भौतिक परिवर्तन हुआ। जैसे आप देख लीजिए कि जैसे कि बिजली के बल्ब का ही जलना या बुझना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन ही है। और इसका एक और भी है कि ये भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्था में ही परिवर्तन होता है, इसके संगठन, भार और रासायनिक गुणों का परिवर्तन नहीं होता, अवस्था में ही परिवर्तन हो रहा है। जैसे बिजली के बल्ब का ही मैंने कहा कि बिजली का बल्ब जो है जल रहा है और बुझ रहा है, ठीक है। तो लेकिन जलने और बुझने से उसके क्या रंग में कोई परिवर्तन थोड़ा ना हुआ, और बिजली जिन चीज़ों से मिलके बनी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसकी रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। अब आ रहे हैं नेक्स्ट हम रासायनिक परिवर्तन पे। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के गुणों के साथ साथ उनके संगठन और भार में भी परिवर्तन हो तो उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में बिल्कुल एक नए पदार्थ का जन्म हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने पहले अभी बताया है रासायनिक परिवर्तन, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया है दूध से दही का बनना। तो दूध कैसा होता है, दूध मीठा होता है और दही उसके जस्ट अपोजिट खट्टा होता है। तो इसमें क्या हुआ, इसके गुण में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्या है, एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से लोहे में जंग लगना, ये भी किस में आएगा, रासायनिक परिवर्तन में ही आएगा। अब आइए हम लोग आते हैं रासायनिक अभिक्रिया पे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बेटा। रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलकर एक नए ही पदार्थ का निर्माण कर दें तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि उदाहरण मैंने दिया हुआ है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। अब आप हाइड्रोजन को ही देखिए, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और ऑक्सीजन क्या है, ये भी गैस है। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो एक लिक्विड द्रव्य का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जिसकी प्रकृति क्या है, बिल्कुल अलग है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ये अभिक्रिया क्या कहलाई, ये रासायनिक अभिक्रिया हुई। आइए अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे की जा सकती है। हम कैसे बता सकते हैं कि हाँ कोई प्रक्रिया जो है वो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम 4 तरीके से कर सकते हैं। देखिए, इसमें पहला है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है ताप में परिवर्तन, तीसरा रंग में परिवर्तन और चौथा है गैस का निकलना। देखिए, इसमें पहला है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन क्या होता है, जैसे कोई पदार्थ जिस अवस्था में है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान वो अपनी उस अवस्था को छोड़कर किसी दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाए। जैसे कि अगर हम जल को ही ले लें तो जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। आप लोग 9th क्लास में ही पढ़े ही होंगे।
तो अगर कोई अभिक्रिया हो रही है तो जैसे कोई पदार्थ अगर ठोस अवस्था में है तो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हो सकता है वो अपनी द्रव अवस्था में चले जाए या फिर गैस अवस्था में पहुंच जाए, तो इसे क्या कहेंगे, अवस्था में परिवर्तन कहेंगे। इसमें हम ऊपर वाला देख सकते हैं, ऊपर वाला उदाहरण जो है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या कर रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन क्या है, गैस है। लेकिन जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो वो एक जल का निर्माण कर रहे हैं, जो जल क्या है, लिक्विड है, द्रव है। ठीक है। दूसरा है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन क्या होता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो बनने वाला उत्पाद जो है वो अत्यधिक गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे ताप में परिवर्तन। तीसरा है रंग में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो बनने वाला उत्पाद होता है उसका रंग अपने अभिकारकों के रंग से बिल्कुल भिन्न हो सकता है, तो इसे हम बोलेंगे रंग में परिवर्तन। और चौथा है गैस का निकलना। गैस का निकलना मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं में गैस भी निकलती है, उसे हम कहेंगे। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें कि मुख्य उत्पाद के रूप में या फिर उप उत्पाद के रूप में गैस रिलीज होती है, गैस निकलती है। आप लोग बार बार वीडियो में अभिकारक और उत्पाद के बारे में सुन रहे हैं, तो ये अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं आइए देख लेते हैं। ये जो होते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। अभिकारक क्या होता है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने पर जल बनता है। हाइड्रोजन का H2 मैंने नीचे लिखा हुआ है, उसके बाद ऑक्सीजन का O2, तो ये दोनों जो आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या बना रहे हैं, उत्पाद क्या मिल रहा है, जल मिल रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हुए, अभिकारक हुए, और जो वाटर है, जल है, वो उत्पाद है। अब रासायनिक समीकरण पे आते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लास 9th में आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को मिल ही गई होगी। तो एलिमेंट्स को जिन सिंबल्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वही सिंबल्स यानी प्रतीक, तो उसे ही प्रतीक या सूत्रों के द्वारा जब प्रदर्शित करते हैं तो वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण आप लोग को अच्छे से, इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग को सारे एलिमेंट्स के नाम तो याद होने ही चाहिए। सारे नहीं, अभी क्लास 10 तक कम से कम 30 तक तो आप लोग याद कर ही लीजिए। तो इस समय छुट्टियां भी चल रही हैं तो डेली आप लोग 10 भी याद करेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन ही है तो हाइड्रोजन का आप सिंबल कैसे लिखते हैं, H2 लिखते हैं, तो उसको आप लाइन से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियान, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। तो रासायनिक समीकरण में प्रतीकों के साथ ही उनकी जो है भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। अब देख लेते हैं कि भौतिक अवस्थाओं को हम किस तरह से दर्शा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई एलिमेंट्स जो है वो सॉलिड है, ठोस है, तो उसको हम स्मॉल s से शो करेंगे, द्रव है तो स्मॉल l, गैस है तो स्मॉल g से, और अगर वो जलीय विलयन है तो हम उसको AQ से शो करते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण देख लीजिए रासायनिक समीकरण का। पहला देखिए, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स जब वाटर के एक मॉलिक्यूल से अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद में हमें क्या मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहा है और साथ में हाइड्रोजन। ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि इसको भौतिक अवस्था में किस तरह से शो करेंगे। सोडियम है, ठोस है, H2 कैसा होगा, जलीय विलयन है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये भी सॉलिड है, और हाइड्रोजन क्या है, गैस है। इसको आप लोग खुद से लिखेंगे, बगल में मैंने दिया हुआ है कि कैसे लिखना है। ठीक है। नीचे देखिए एक दूसरा उदाहरण देख लीजिए। मैग्नीशियम की अभिक्रिया जो है ऑक्सीजन से हो रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इसी तरीके से आप ऊपर वाला जो है समीकरण, उसमें आप लोग साइड में उसको आप शो करेंगे कि सोडियम किस अवस्था में है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करना है इसमें आप लोग सीखेंगे। ठीक है।
रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इसको आपको बहुत ध्यान से सीखना आवश्यक है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हमें जो भी रिएक्शन हमें दिया गया हो उसके दोनों साइड हम देखते हैं, दोनों मतलब कि दाएं साइड और बाएं साइड, दोनों साइड हमें देखते हैं कि इस एलिमेंट्स की जो संख्या है वो समान है कि नहीं, ठीक है। और अगर नहीं रहती तो हम उसे समान करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है आयरन का, इसको फेरस भी बोलते हैं और आयरन, ठीक है। फेरस है और हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है, तो फेरस ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन बना रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए Fe कितना है, 3 है, और यहाँ बिल्कुल नहीं, ये एक ही है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या क्या है, दोनों साइड देखिए हाइड्रोजन की संख्या दोनों साइड समान है। और हाँ ये देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, केवल एक ही है। तो ऑक्सीजन की संख्या भी संतुलित नहीं है, तो हमें संतुलित किसको करना है, ये फेरस को और ऑक्सीजन को। या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया को जब हम संतुलित करते हैं तो जो भी समीकरण दिया गया हो, तो समीकरण के दोनों ओर, यानी कि तीर का निशान जो आप देख रहे हैं बीच में, तो इस तीर के निशान के दोनों साइड, बाएं साइड और दाएं साइड जो भी परमाणु दिए हैं उनमें हम सबसे कम संख्या में जो परमाणु उपस्थित होता है सबसे पहले उसको हम संतुलित करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उससे अधिक वाली संख्या में जो उपस्थित है परमाणु उसको, फिर सबसे अधिक जो संख्या में उपस्थित है उसको संतुलित करते हैं। तो इस वाले रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि फेरस जो है वो एक ही है, ठीक है, सिंगल है, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी एक है, यानी कि दोनों जो है यही सबसे कम संख्या में उपस्थित हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको फेरस को और ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। और तीर के दूसरी साइड हम देख रहे हैं कि फेरस जो है वो कितना है, 3 है, और ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है। आइए हम देख लेते हैं, नीचे मैंने यहाँ संतुलित कर दिया है। तो यहाँ देखिए फेरस 3 है इस साइड, तो इसको 3 को हम यहाँ, इसको भी 3 करने के लिए यहाँ इसके आगे हम 3 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन तो 2 था, लेकिन ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितना है इसमें, इस वाले समीकरण देखिए ऑक्सीजन कितना है, 4 है, 4 है, तो इसलिए हम यहाँ पे, यहाँ नहीं लिखेंगे, हम इसके आगे यहाँ 4 बढ़ा देंगे। तो क्या हो गया, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया, ऑक्सीजन कितना है, 4 हो गया, फेरस कितना है, 3 हो गया, यानी कि फेरस और ऑक्सीजन संतुलित हो गया। लेकिन यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, ये इसका इसमें गुणा हो जाता है, तो अगर हम देखें 4 2 जा 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो 8 हो गया, तो ये हाइड्रोजन जो है वो असंतुलित हो गया। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हम 4 बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। यहाँ पे ओ नहीं रहेगा, इसको आप लोग कट कर दीजिए। यहाँ H2O जो है, यहाँ पे O जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है, H2। अब हम दोनों साइड देखते हैं इसके, Fe कितना है, 3 है, यहाँ कितना है, 3 ही है, ठीक। अब यहाँ ये 4 2 जा 8, हाइड्रोजन कितना है, 8 है, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 4 2 जा 8 हुआ, यानी ये सेम हो गया। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, इसके आगे यहाँ 4 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया ये भी, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4, यानी कि ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एक और आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग संतुलित कीजिए। कॉपर ले लेते हैं प्लस कॉपर है यहाँ पे, फिर से देख लीजिए, कॉपर है प्लस H2SO4 एरो CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। इसको आप लोग संतुलित कीजिए, इसको आप लोग कॉपी में संतुलित करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि हमें आखिर
कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है या कोई रासायनिक अभिक्रिया में किसी समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो क्यों होती है, इसका एक नियम होता है जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव की अविनाशता का नियम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हमेशा एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है या अधिकतर पूछा जाता है। तो ये देखिए क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो कोई नया परमाणु नष्ट होता है और ना ही कोई उत्पन्न होता है। मतलब कि जितना अभिकारक के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है और जितना उत्पाद होता है, तो वो जो नया परमाणु होता है जो अभिकारक के समय था, वो उत्पाद के समय भी उसकी मात्रा सेम ही रहती है, उसकी मात्रा में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो वही होता है द्रव्य की अविनाशता का नियम। अब हम आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पे। इसमें पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया आप लोग देख लीजिए कि इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं तथा कोई सह उत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एकल मतलब कि केवल एक ही बनेगा, उसके अलावा और कोई भी उत्पाद नहीं बनना है। ठीक है, जैसे इसमें नीचे एक रिएक्शन के द्वारा मैंने आपको बताया है कि जैसे ए और या कोई बी अभिकारक है, तो ये दोनों अभिक्रिया करके क्या कोई सी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, और सी के बाद कुछ और आपको नहीं दिख रहा है, तो यानी एक ही उत्पाद बन रहा है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे पहला है कोयले का दहन। कोयला यानी कार्बन, जब कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसके साथ और कुछ और कोई अन्य उत्पाद नहीं निकलता है। दूसरा आप लोग का है जल का निर्माण। देखिए 2 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जल के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, तीसरा है फॉस्फीन। फॉस्फीन एक जहरीली गैस होती है, तो फॉस्फीन का बनना देखिए CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी बहुत ही जहरीली गैस होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जब क्लोरीन से अभिक्रिया करती है तो फॉस्फीन नामक गैस का निर्माण करती है। अब दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए वियोजन अभिक्रिया, जिससे पहले जो आप लोग संयोजन अभिक्रिया पढ़े हैं उसका जस्ट उल्टा है। उसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल रहे थे और एक उत्पाद बना रहे थे, और इसमें वियोजन में देखिए क्या हो रहा है, केवल एक ही अभिकारक है और 2 या 2 से अधिक उत्पाद जो है बना रहे हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखिए जैसे दिया हुआ है कि ये अभिक्रिया जो है वो ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के द्वारा संपन्न होती है। जैसे ए है, एक कोई अभिकारक है। ठीक है, ए क्या है, कोई अभिकारक है, और जब ये इस पर ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत का प्रभाव पड़ेगा तो ये बी और सी नाम के 2 उत्पादों में परिवर्तित हो जाएगी। और वियोजन अभिक्रिया भी कई प्रकार की होती है। इसमें पहला है ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्मीय वियोजन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का उदाहरण दिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर जिसको बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को, ये जो डेल्टा का निशान आप लोग देख रहे हैं तीर के ऊपर, ये से हीट का सिंबल ही माना जाता है कि मतलब गर्म किया जा रहा है जब कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जा रहा है। दूसरा देखिए फेरस सल्फेट का ही है। ये फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये सी का है, वियोजन अभिक्रिया का है। पहला आप लोगों ने उसमें वियोजन पढ़ा, और दूसरा है प्रकाश अपघटन यानी फोटोलाइसिस। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के द्वारा होती है तब प्रकाश अपघटन कहलाती है। उदाहरण इसका देख लीजिए, सिल्वर क्लोराइड है। तो सिल्वर क्लोराइड पे जब सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो वो एक सिल्वर और क्लोरीन 2 भागों में बदल जा रही है। तीसरा देखिए विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाती है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में धनायन जो होता है कैथोड पर और ऋणायन किस पे होता है, एनोड। देखिए विद्युत अपघटन का पहला उदाहरण कि जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है।
देखिए नीचे रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है कि 2s2 हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और जब इस पे विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। दूसरा इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि गलित अवस्था में पोटेशियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह पोटेशियम एवं क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। देखिए नीचे रिएक्शन है इसका, तो आप लोग इसको लिख लेंगे। वीडियो बहुत जल्दी में है, आप लोग अगर लिख नहीं पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग अपना नोट्स बनाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि बहुत जल्दी है तो नहीं लिखें, ऐसा नहीं करना है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आराम से लिखेंगे, अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे। और देखिए इसका तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। देखिए पहला क्या कौन सा था, संयोजन अभिक्रिया था, दूसरा वियोजन अभिक्रिया और तीसरा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या होता है कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक है, देखिए उदाहरण इसका है कॉपर सल्फेट और फेरस का है। तो यहाँ फेरस सल्फेट बन रहा है और कॉपर अलग हो जा रहा है। इस समीकरण में देखिए फेरस जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण ये जब रिएक्शन कर रहा है तो ये सल्फेट कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर दे रहा है। फिर कॉपर सल्फेट के विलयन में से फेरस कॉपर को विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट नाम का विलयन बना लेता है। ठीक है, फेरस जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए जैसे आप ये एग्जाम उदाहरण आ रहे हैं आप लोग देख रहे हैं ना इसमें कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व जो है वो कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो इसमें क्या है, कम क्रियाशील तत्व कौन सा है, कॉपर है, और अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, फेरस है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है तो आप लोग लिख लें। मैं बोल रही हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग लिखेंगे कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की पत्ती डाली जाती है तो आयरन धातु तांबे से अधिक क्रियाशील होने के कारण तांबा, समझ रहे हैं ना, कॉपर को ही तांबा कहते हैं, तो तांबे से अधिक क्रियाशील होने के कारण तांबे को विस्थापित कर देता है, जिससे कि उसके विलयन का नीला रंग धीरे धीरे हरे रंग यानी कि फेरस सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट विलयन का जो रंग था वो था नीला, लेकिन जब फेरस जो है इस विलयन से कॉपर को विस्थापित कर रहा है तो इसका रंग भी क्या हो गया, परिवर्तित होके हरा हो जाता है। ठीक है, अब विस्थापन अभिक्रिया का ही दूसरा उदाहरण देख लीजिए, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें जब जिंक की पत्ती डाली जाती है यानी जिंक के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो कॉपर से अधिक क्रियाशील है तो क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से ये विस्थापित कर देगा और क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर बनाता है। यहाँ ZiNC है बेटा यहाँ। ठीक है, ZiNC है, कन्फ्यूज मत होइएगा, जिंक का जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। अब नेक्स्ट है हम लोग का चौथा, देखिए चौथी अभिक्रिया कौन सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। या फिर इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कि अभिकारक जो होता है वो यौगिकों के आयनों या फिर आयनों को मूलक भी बोलते हैं कि आयनों और मूलक के परस्पर आदान प्रदान द्वारा एक नया उत्पाद बनाता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय अपघटन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय अपघटन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए आप लोग कि सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयनों को मिलाने पर इनके आयनों के परस्पर अदला बदली से बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। ये देखिए
बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ज़रा ध्यान दें इस पे। देखिए सोडियम सल्फेट में से जो सोडियम है ये बेरियम क्लोराइड के क्लोरीन से जो है ये इससे जुड़ जा रहा है और क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है। इसी प्रकार से बेरियम जो है ये बेरियम जो है सोडियम सल्फेट के साथ जुड़ के क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट बनाता है। और एक चीज़ ये देखिए सोडियम सल्फेट जो है वो एक्वस फॉर्म में है, जलीय विलयन है, इसको मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। और बेरियम क्लोराइड का भी कैसा विलयन है, जलीय विलयन है, एक्वस AQ लिखा हुआ है। और बेरियम सल्फेट कैसा है, सॉलिड है, ठोस है, ठीक है। यहाँ NaCl जो है वो एक्वस फॉर्म में रहेगा AQ, ठीक। और अभी आप लोग को मैंने जो है समीकरण संतुलित करना सिखाया है, देखते चलिए इसको भी। यहाँ देखिए सोडियम कितना है, 2 है, और यहाँ सोडियम कितना है, 2 है, ठीक है। और यहाँ सल्फेट देखिए SO4, और यहाँ कितना है SO4, यानी कि ये क्या है, ये ठीक है, संतुलित है। अब यहाँ देखिए बेरियम कितना है, बेरियम 1 ही है, यहाँ कितना है, 1 है। Cl2 कितना है, क्लोरीन कितना है, 2 है, और यहाँ देखिए इसके आगे 2 लिखा हुआ है, तो यानी कि ये समीकरण क्या है, संतुलित है। इसको आप लोग याद करते चलेंगे। सोडियम सल्फेट कैसे लिखा जाता है ये बहुत ही ध्यान दे के आप लोग लिखेंगे एक एक सूत्र इसका। बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, BaCl2, ठीक है। बेरियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, BaSO4। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड समझ रहे हैं, सोडियम क्लोराइड यानी ये जो हम लोग नमक खाते हैं ना, खाने वाला जो नमक होता है उसका सूत्र होता है ये सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। देखिए इस रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट जो है, मुख्य उत्पाद क्या है, बेरियम सल्फेट है, ठीक है। तो अब हमने देखिए अभी यहाँ देखा है कि उत्पादों का निर्माण क्या होता है, यौगिकों के बीच आयनों की आदान प्रदान से, ठीक है। तो ये देखिए बेरियम के ऊपर जो होता है +2 चार्ज होता है, और जो सल्फेट होता है उसके ऊपर, जो सल्फेट है उसके ऊपर -2 चार्ज होता है। तो ये जब आपस में जब ये अभिक्रिया करते हैं बेरियम और सल्फेट, तो ये जो है इनसे जो है आयनों का जो आदान प्रदान हो जाता है, जिससे कि ये क्या, बेरियम जो सल्फेट है इसका अवक्षेप प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे कि अवक्षेप क्या होता है। अवक्षेप जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो जब दो कोई विलयन मिलाए जाते हैं या कोई पदार्थ मिलाया जाता है तो बीकर में इस तरह से बीकर होता है, ठीक है। तो बीकर के नीचे जो है वाइट सा पदार्थ प्राप्त होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, जल में अविलेय होता है, ठीक है। ये जलीय विलयन में अविलेय होता है, तो इसको हम बोलते हैं अवक्षेप, ठीक। तो किसी विलयन में जो वाइट सा पदार्थ ऐसा मिलता है जो जल में अविलेय होता है या जलीय विलयन में अविलेय होता है, जिसको घोला ना जा सके, उसको हम बोलते हैं अवक्षेप। तो इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हम लोग का उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और दूसरा है इसी का है अपचयन अभिक्रिया, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन। और यही उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इन्हें, रेडॉक्स अभिक्रिया। कभी कभी आप लोग से क्वेश्चन में सीधे पूछ लिया जाएगा कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, समझाइए, ठीक है। तो आपको रेडॉक्स अभिक्रिया अगर पूछा जाएगा तो आप दोनों चीज़ें बताएंगे, उपचयन के बारे में भी और अपचयन के बारे में भी बताएंगे, तभी ये क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। अब देखिए उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ठीक है, और या ऑक्सीजन का नष्ट हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का नष्ट हो, हाइड्रोजन का नाश हो, और या तो फिर पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का नष्ट होना या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, ये क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसको जो रिएक्शन नीचे दिया हुआ है देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन का है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, और कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, CO2 किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है।
तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हुई, ये उपचयन है यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दूसरा देख लीजिए, कॉपर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन है, तो कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। फिर है इसी का नेक्स्ट है, अभी मैंने बताया आपको अपचयन अभिक्रिया के बारे में। देख लीजिए कि पदार्थ में ऑक्सीजन की जब कमी होगी या हाइड्रोजन की वृद्धि होगी या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो इस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अपचयन अभिक्रिया जो है उपचयन अभिक्रिया से जस्ट अपोजिट होती है। उपचयन और अपचयन में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बहुत ध्यान से इसे सीखिए। उपचयन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो उपचयन क्या होता है फिर से देखिए, पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होना या हाइड्रोजन की वृद्धि होना। उसमें क्या था उपचयन में, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी और हाइड्रोजन की कमी हो रही थी। इसमें क्या हो रहा है, अपचयन में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है और इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। और उपचयन में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देख लीजिए CuO है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तो Cu और H2O ऑक्सीजन जो है निकल गया। देख लीजिए कॉपर ऑक्साइड है CuO, यहाँ से ऑक्सीजन जो है निकल के हाइड्रोजन में जुड़ गया, तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, अपचयन की। ऊपर देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में एक ऑक्सीजन जुड़ गया तो वो ऊपर वाली अभिक्रिया उपचयन की हो जाएगी। उपचयन अभी आप लोगों ने देखा, फिर से देखिए, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन नष्ट हो रहा है। ठीक है, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन नष्ट हो। तो यहाँ देखिए उपचयन वाले में ऊपर वाला देखिए, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, वृद्धि हो रही है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, ये उपचयन हुई। और नीचे देखिए कॉपर ऑक्साइड वाला, अपचयन वाला कॉपर ऑक्साइड है, यानी यहाँ क्या होना चाहिए, अपचयन अभिक्रिया है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, ख़त्म होगा, नष्ट होगा। यहाँ देखिए रिएक्शन तीर की दूसरी साइड कॉपर अकेला हो गया है, ऑक्सीजन जो है इसके पास से हट गया है। तो कौन सी अभिक्रिया है ये अपचयन अभिक्रिया है। और ये रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी रिएक्शन से ही हम बताएंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए ये रिएक्शन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रेडॉक्स अभिक्रिया में आपको उपचयन और अपचयन दोनों को एक साथ शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को आप साथ में शो करोगे। देख लीजिए थोड़ा सा रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। पहले ही मैंने आप लोग को बताया है कि यही रेडॉक्स अभिक्रिया पूछे जाने पर केवल आप इतना नहीं लिखेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया जब आपसे पूछा जाएगा तो आप दोनों चीज़ें बताएंगे। दोनों चीज़ें मतलब यही, उपचयन और अपचयन दोनों। जब तक दोनों नहीं बताएंगे, दोनों का रिएक्शन नहीं लिखेंगे, तब तक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं मानी जाएगी। तो रेडॉक्स अभिक्रिया जब भी पूछा जाएगा तो आप दोनों चीज़ें बताएंगे। आपसे केवल ऑक्सीकरण पूछा जा सकता है या केवल अपचयन भी पूछा जा सकता है, तो आप केवल सिंगल बताएंगे, केवल ऑक्सीकरण के बारे में बताएंगे या फिर अपचयन अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। लेकिन जब रेडॉक्स पूछ लेगा तो आप दोनों बताएंगे, उपचयन अपचयन दोनों के बारे में बताएंगे। ठीक है, और दोनों का ये वाला रिएक्शन जरूर देंगे, नहीं तो क्लियर नहीं होगा और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक और ऊष्माशोषी को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न हो तो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माशोषी नाम से ही क्लियर है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का कुछ शोषण हो जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऊष्मा अवशोषित हो जाए कुछ, उसे हम कहेंगे ऊष्माशोषी। नाम देखिए, ऊष्माशोषी यानी कि शोषण हो रहा है, अवशोषित हो रही है, तो यानी कि यह अभिक्रिया कैसी होगी,
ये ऊष्मा शोषी है, यानी ऊष्मा का अवशोषण है। ऊष्मा इसमें मुक्त नहीं होगी। ऊपर वाले में देखिए ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में ऊष्मा इसमें मुक्त होती है, उत्पन्न हो रही है। ऊष्मा शोषी में अवशोषित हो जाएगी, ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगी। रिएक्शन देख लीजिए, मीथेन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, साथ में ऊष्मा देखिए लिखा हुआ है, यानी कि ऊष्मा मुक्त हो रही है। ऊष्मा शोषी में देखिए, हाँ ये है मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, तो इसमें है ऊष्मा, मतलब कि इसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है इस रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। तो मरकरी और ये ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जा रहा है। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे कि जैसे हम श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक है। तो श्वसन क्या है? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक है। ये अन्य उदाहरण मैं बता रही हूँ, ठीक। फिर क्या है? जो घरों से जो हरा कचरा निकलता है, ग्रीन कचरा जो होता है, साग सब्जियों का छीलन जो होता है, छिलका वगैरह, सब्जियां और फल सब्जियां काटते हैं, धोते हैं, तो कुछ सब्जियों को छीलने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो उनसे जो छिलका वगैरह निकलता है, तो उसको जो है अगर मिट्टी में दबा दी जाए तो कुछ दिनों बाद उसमें वो एक खाद का रूप लेता है, कंपोस्ट खाद बना देता है, ठीक है। तो इन्हीं साग सब्जियों का परिवर्तित होकर, सड़ गल कर कंपोस्ट खाद में परिवर्तित हो जाना है, क्या भी किस प्रकार का उदाहरण है? ये भी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। साग सब्जियों का कंपोस्ट खाद में बदलना, क्या है ये भी किसका उदाहरण है? ऊष्मा क्षेपी का, ऊष्मा क्षेपी का, ठीक है। इसी प्रकार से जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण जानते होंगे, पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही तो अपना भोजन का निर्माण करते हैं, और ऑक्सीजन जो है वातावरण में मुक्त करते हैं, वो क्या हो गया? वो भी किसका उदाहरण है? वो भी ऊष्मा क्षेपी का ही है। ये भी किसका उदाहरण है? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का, ठीक है। ये अन्य उदाहरण है। इसके अलावा कुछ इस चैप्टर में 2-4 चीज़ और भी हैं जो इम्पोर्टेंट है, जानने लायक है आप लोगों की। तो इसमें है सबसे पहला जो है संक्षारण, ठीक है। संक्षारण आप लोग नोट करते चलेंगे, ये नहीं कि मैंने नोट्स नहीं बनाया तो आप भी नहीं नोट्स बनाएंगे, ऐसा नहीं है। संक्षारण आप लोग हेड में डालिए और लिखिए संक्षारण क्या होता है। कि जब कोई भी वस्तु या धातु अपने आसपास नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, तब ये क्या होती है? संक्षारित होने लगती है। तो इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण मतलब होता है जंग लगना, ठीक है। किसी धातु का आसपास के वातावरण में नमी है, ठीक है, धूप है, प्रकाश है, नमी है, या फिर कोई अम्ल है, उससे प्रभावित होकर जब वो संक्षारित होने लगेगी, नष्ट होने लगेगी धीरे धीरे, तो उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। जैसे है लोहे पर जंग लगना, ठीक है। लोहा है, ठीक है, लोहा का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है, काला होता है। तो लोहे को अगर कोई भी वस्तु है लोहे की, अगर उसे खुले में छोड़ दिया जाए, कोई यूज नहीं है उसका, तो क्या होगा? धीरे धीरे उस पर भूरी भूरी परत दिखने लगेगी, भूरे कलर की, ठीक है, ब्राउन कलर का परत उसके ऊपर दिखने लगता है। तो यानी कि वो क्या हो रहा है? उस पर आप कहते हैं ना कि जंग लग रहा है इसमें। तो जंग लगते लगते क्या होता है? अगर उसको फिर से उसका रख रखाव ढंग से नहीं किया जाए तो क्या होने लगता है? वही जंग से फिर लोहा जो है कमज़ोर होने लगता है, और एक ऐसी स्थिति भी आती है कि वो नष्ट हो जाता है, ठीक। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। जैसे अपने घर में ही देख लीजिए, अपने घर में भी देखा होगा, या फिर खिड़की दरवाजे हैं लोहे के, तो अगर उस पर पेंट ना किया जाए तो वो धीरे धीरे उस पर कुछ दिनों बाद जो है वो भूरा सा उस पर परत चढ़ जाता है। या फिर पानी जिस दिन से होता है मानसून में, देखिए जब पानी वानी बरसता है तो वो धीरे धीरे जो है लोहे के जो सामान है उसके आसपास जो है ब्राउन ब्राउन सा
वो जमने लगता है, ठीक है, तो वही होता है जंग लगना। तो ये हो गया लोहे में। इसका उदाहरण जो है संक्षारण का, लोहे में जंग लगना, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या है। और जैसे कि अन्य कोई धातु है, आप कहेंगे कि वो लोहा ही बता रही हैं, तो लोहा नहीं, देखिए चांदी है। चांदी के आभूषण होंगे घर में सबके पास, या तो चांदी अगर कई दिनों तक रखी जाए, बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए, खुले में अगर है रखा हुआ, तो चांदी पे किस प्रकार का जंग लग जाता है? चांदी पे काली परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो इसे, ये क्या है, ये चांदी पर किस प्रकार का कलर परत चढ़ता है? काले रंग का, ठीक है। तो इसको अगर ध्यान से ना साफ़ सुथरा ना किया जाए, इसे सही से रखा ना जाए सूखे स्थानों पर, तो धीरे धीरे चांदी जो है कमज़ोर होने लगती है और नष्ट होने लगती है, ठीक है। इसी प्रकार तांबा है। तांबा देखे होंगे मंदिरों में, आपके घर मंदिर होगा तो मंदिर में तांबे का लोटा वगैरह यूज़ किया जाता है, तो अधिकतर लोटे से जल दिया जाता है, तो उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है। तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना, ये क्या है? ये भी क्या है? किस प्रकार, किस रंग का होता है जंग लगता है तांबे पर? हरे रंग का, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे, ये नहीं कि मज़ा ले लीजिए केवल। केवल ये चांदी पर किस प्रकार का जंग लगता है? काले रंग का। और तांबे पर कैसा है? हरे रंग का, ठीक है। तो ये मस्ती मजाक की चीज़ नहीं है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये भी क्या है? संक्षारण का ही एक उदाहरण है। फिर दूसरा देखिए है, पहला संक्षारण हो गया, एक दूसरा है आपका विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, ठीक है। अब ये देखिए विकृत गंधिता क्या होती है। विकृत गंधिता मतलब कोई किसी खाद्य पदार्थ का सड़ना, खराब होना, वो क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। तो जैसे कि कोई भोजन अगर किसी ने नहीं खाया और वो रखा रह गया है, ध्यान नहीं दिया गया, उसे फेंका नहीं गया, तो कुछ दिनों बाद उसमें बड़ी गंदी सी उसमें स्मेल आने लगती है और वो भोजन भी खराब हो जाता है बिल्कुल। तो वही जो प्रक्रिया है, खराब होना, भोजन का सड़ना, वही होती है विकृत गंधिता। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि जब वो कोई खाद्य पदार्थ जो हैं वो अपचयित होकर जब विकृत गंधी हो जाते हैं, तब इनकी गंध तथा स्वाद में भी परिवर्तन हो जाता है, और ये घटना क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। कोई खाद्य पदार्थ जब उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध तथा स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, तो यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है, ठीक है। और विकृत गंधिता को हम कैसे रोक सकते हैं? विकृत गंधिता अभी आप लोग समझ रहे हैं कि यानी खाद्य पदार्थों का सड़ना, ठीक। तो खाद्य पदार्थों का सड़ना, खराब होना, ये क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाती है। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, इसे हम देख लेते हैं मतलब कैसे हम विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। तो पहले जो खाद्य पदार्थ हैं उनको हम वायुरोधी पात्र में, वायुरोधी पात्र में रखकर, जैसे घर में अचार वगैरह बनता है तो उसको बिल्कुल कैसे रखा जाता है? उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसा है कि गीले हाथ से नहीं छू सकते हैं, और जब भी निकालिए उसके निकालने के बाद फिर उसको ढक दिया जाता है। तो ये क्या है? वायुरोधी पात्र में ही तो है, खुले में तो रखा नहीं जाता है। खुले में रखा जाएगा तो वातावरण में जो है, वायु में अनेक प्रकार के जीवाणु होते हैं, तो जीवाणु जो है वो खाद्य पदार्थ से अभिक्रिया करेगा, तो क्या करेगा? उसको ख़राब कर देगा, ठीक है। और नेक्स्ट देख लीजिए, दूसरा क्या है कि जो खाना है उसको फ्रिज में रखना, प्रशीतन करना। प्रशीतन करना मतलब वही ठंडा करके रखना, उनको फ्रिज में रख देना। जैसे रात में खाना वगैरह बन जाता है ज़्यादा, तो उसे फ्रिज में रख दिया जाता है कि सुबह जो है उसको यूज़ कर लिया जाएगा। तो क्या होता है, जब रात का खाना होता है तो वो सुबह जब फ्रिज में रखा रहता है तो वो ख़राब नहीं होता। या खाना ना कहिए तो या फिर दूध वगैरह है,
दूध है, सुबह आ गया, गर्मियों का सीज़न आने वाला है, देखिए तेज़ी से सामान ख़राब होंगे, तो क्या कर दिया जाता है, उसको दोपहर में दूध में रख दिया उसको फ्रीज में रख दिया जाता है ताकि दूध जो है ख़राब ना हो। तो फ्रीज में रखने पर वो दूध की जो है वो दूध जो है विकृत नहीं होता है, वो सड़ता नहीं है, ख़राब नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए एक और है कि ये जो विकृत गंधता से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, जो खाद्य पदार्थ है, हमारा भोजन है, उसको डायरेक्टली सूर्य के प्रकाश में जाने से बचाना चाहिए, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वो जो खाना जो है वो गर्म होगा, और साथ में जब खुला रहेगा तो उसमें जो वायु में बैक्टीरिया है वो भी उससे अभिक्रिया करेंगे, जिससे कि खाना क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसका अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग चिप्स बहुत पसंद करते हैं, चिप्स बहुत अच्छा लगता है, चिप्स हो गया, कुरकुरे हैं, तो चिप्स और कुरकुरे का पैकेट जो होता है खूब फूला फूला सा होता है, आप जब खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है। और चिप्स और कुरकुरे क्या है, ये भी तो खाद्य पदार्थ है, लेकिन ख़राब क्यों नहीं होता है, इतने दिन से बना होता है लेकिन ये ख़राब नहीं होता, तो क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है इसके पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस जो है इस चिप्स और कुरकुरे जो भी है, खाद्य पदार्थ जो भी आप लोग खाते हो, तो उसको ये ख़राब होने से बचाती है। तो इस प्रकार से आपका जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, इतना ही है। और बहुत अच्छे से आप लोग इसका नोट्स बनाएंगे, बहुत अच्छे से इसको पढ़ते रहेंगे डेली कि, और अगर नई कॉपियाँ नहीं हैं आप लोगों के पास तो जो पुरानी 9th की कॉपी होगी तो उसमें बहुत सारे ऐसी कॉपी होगी जिसमें पेजेस बचे होंगे, तो उसमें आप बहुत अच्छी राइटिंग में बिल्कुल साफ साफ लिखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे। और इसके बाद वीडियो के बाद मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगी, उस होमवर्क को आप लोग कॉपी में ही करेंगे डेट डाल के। और हाँ, ये जो आप लोग नोट्स बनाए हैं इस पर भी आप लोग डेट डालेंगे कि इस दिन आप लोग को ये चैप्टर कंप्लीट कराया गया है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आसानी, और अभी एक वीडियो के बीच में ही मैंने आप लोग को एक होमवर्क दिया भी है, जिसने अच्छे से देखा होगा वो समझ गया होगा कि उसमें मैंने क्या होमवर्क दिया है। जो समीकरण संतुलित करने वाला था, केवल एक ही समीकरण मैंने दिया है आप लोगों को संतुलित करने वाला। इस तरीके से और भी मैं आप लोग को दूंगी, लेकिन वीडियो के बाद मैं उसको उसकी फ़ोटो खींच के उसमें डाल दूँगी, ठीक है।